हाल चाल है। मैं फिर एक बार हाजिर हो गया हूँ इस चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के। लेक्चर नंबर 3। कौन सा चैप्टर चल रहा है हम लोगों का? चैप्टर का नाम बता दो जल्दी से। चैप्टर है सर, बोलो, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, सिक्वेंस में वीडियो देख रहे हो ना? लेक्चर 1 देखा है ना, लेक्चर 2 देखा है ना, क्वेश्चन से सब किया है ना जितना कराया है। उसके बाद लेक्चर 3 में आओ, छोटा सा लेक्चर होगा, हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे और उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, फिर रेगुलेशन, फिर खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, तो कल तक में ये चैप्टर कंप्लीट होने का बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो चलो भाई, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आप सबों का मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गौरव। ठीक है, अब हम लोग आएंगे इस टॉपिक पर। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? लेक्चर 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं, याद है? बता दो जल्दी से, मैं याद कर रहा हूँ, रिकॉल कर रहा हूँ। लेक्चर 1 में इंट्रो वाला पार्ट पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा था? उसके बाद रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़ा था। ठीक है सर। उसके बाद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, ये भी ठीक है सर। लेक्चर 1 यहाँ तक हो गया था। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारा कर लिया था। फिर लेक्चर 2 में क्या पढ़ा था? लेक्चर 2 में हमको तो याद ही नहीं आ रहा, बता दो। हाँ, लेक्चर 2 में पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। क्या? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कैसे होता है। उसके बाद क्या पढ़ा था? पल्मोनरी वॉल्यूम एंड पल्मोनरी कैपेसिटीज। ठीक है, इतना पढ़ लिया था, क्वेश्चन लगा लिया था, एनसीईआरटी का रीडिंग दे लिया था। ठीक है, तो आज का टारगेट होने वाला है ये टॉपिक, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, 1 घंटे से ऊपर का ही लेक्चर बनेगा सब कुछ करने में। ठीक है, तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे तो एक बार आप जल्दी से मैं रिकॉल करा दो। क्या रिकॉल करा दो? आप हमें रिकॉल करा दो ये। क्या सर? स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन पहले लेक्चर में पढ़ाया गया था, है ना? ये रेस्पिरेशन का स्टेप्स क्या क्या है वही बता दो। हम लोग क्या क्या करते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं? 5 स्टेप बताया था, एनसीईआरटी में भी लिखा था। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। कौन कौन से बता दो, जल्दी से बताओगे? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले पूरा रेस्पिरेशन मतलब पूरा होल प्रोसेस है, उसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? पल्मोनरी वेंटिलेशन, इसको ब्रीदिंग बोलते हैं ना। पल्मोनरी वेंटिलेशन मतलब एटमॉस्फेयर से एयर लेना, ऑक्सीजन रिच वाला, और एटमॉस्फेयर को CO2 रिच वाला एक्सपायर कर देना, ये ब्रीदिंग था, इसको पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते थे। उसके बाद क्या होता था? एल्वियोलाई पर के लेवल पर एक्सचेंज होता था गैसेस का, फिर वो ट्रांसपोर्ट होता था ब्लड से, फिर टिश्यू में जाता था, फिर टिश्यू में भी गैस का एक्सचेंज होता था, और फिर वो लेकर के हार्ट में आता था, और फिर हार्ट लेकर के लंग में भेजता था, फिर पूरे प्रोसेस। ठीक है, तो स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन में आप बताएंगे क्या क्या होता था? तो अब जल्दी से थोड़ा थोड़ा हमें बताने का कोशिश करो। स्टेप्स में क्या क्या था? पहला स्टेप्स क्या था, याद है? जल्दी जल्दी बोलो। अभी डायग्राम से भी देखेंगे नेक्स्ट पेज पर हम लोग। पहले डायग्राम से देख लें। चलो पहले डायग्राम से देख लेते हैं। तो वो एनसीईआरटी वाला ही डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दिख रहा है ना तुम्हें? चलो 3 मिनट हो गए हैं। हाँ, दिख तो रहा है सर। चलो, तो मैं क्या बनाऊंगा? मैं घड़ा बनाऊंगा, घड़ा। इसको हटा दीजिए सर इधर, ये घड़ा हो गया सर। ठीक है, घड़ा है, पॉट है। ठीक है, चलिए ये बना दिया सर। और क्या होता था? और सर क्या बनाना पड़ेगा? एक हार्ट बना दीजिए सर, यहाँ पे दिल बना दीजिए सर। ठीक है सर, दिल भी बना दिए। ठीक है, दिल में कितने चैम्बर हैं तुम्हारे? मेरे में तो 4 हैं, तुम्हारे में पता नहीं। 8 तो नहीं है, डबल 2 तो नहीं रखे हो? चलो ठीक, ओके, इतना तो समझ गए। ठीक है सर, तो क्या करना पड़ेगा? 4 चैम्बर है तो चारों से कुछ कुछ निकलेगा सर, पाइप पाइप निकलेगा, है ना? हार्ट से। हार्ट का 4 चैम्बर का नाम जानते हो ना? ऐसे है हार्ट, मतलब इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा। समझ में आया? तो टन 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 टन। तो क्या बनाना पड़ेगा हमें? हमें यहाँ से इसको लेना पड़ेगा और फिर इससे ऐसे निकालना पड़ेगा, है ना? तो इसको यहाँ से ले जाओ, इसको यहाँ से ला दूंगा। ठीक है, तो इसको यहाँ से काटिए सर। उसके बाद इसको यहाँ से काटिए सर। ठीक है, एक इससे निकलने के लिए, एक इसमें आने के लिए। ठीक है, फिर एक इसको काटिए सर, यहाँ से कुछ होगा। फिर दूसरा सर, फिर दूसरा, फिर इसमें कुछ आएगा सर यहाँ। ठीक है सर, उसके बाद यहाँ से कहाँ से निकलेगा? इसका तो ऊपर से निकाल देंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पर काट दिए सर। ठीक है, इतना बात हुआ। ओके, और तो क्या करना पड़ेगा सर? तो मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करके ऊपर कर देता हूँ और हमको थोड़ा सा जगह मिल जाएगा। ठीक है, एकदम अच्छा है सर। तो चलो बताओ, ये है क्या? ये क्या है? लंग्स का
जो यूनिट होता है क्या लंग्स किसे बनाता है एल्वियोलाई से, तो ये एक एल्वियोलस है, घड़ा नहीं है, ठीक है, पॉट नहीं तुम्हारा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ALVEOLUS एल्वियोलस, ठीक है सर। उसके बाद सर तो ये एल्वियोलस लंग्स का, तो लंग्स में कौन लेकर के जाता है ब्लड, बता दो ब्लड कहाँ से जाता है उसमें, तो उसमें ब्लड जाता है, इसे आगे जब चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, तो उसमें हार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी इसके डिटेल में नहीं जानी। हार्ट का 4 चैम्बर है, इस तरह से स्क्वायर जैसा बना दिया, ठीक है, रियल वाला नहीं बना, समझ रहे। तो यहाँ पर ब्लड आता है किसे, राइट वेंट्रिकल से, ठीक है। तो हमको ये नहीं बनाना चाहिए था ना, ये तो इसको पहले भी बंद कर देते हैं सर। राइट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से ब्लड जा रहा है। राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा सर, और यहाँ आएगा सर, ठीक है। कहाँ आ रहा है, लंग्स के पास आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन लेने जा रहा है, कहाँ जा रहा है, लंग्स के पास, ठीक है सर। अच्छा तो मैंने गलती कर दिया क्या, देखो मैं क्या करता हूँ, 2 कलर कोडिंग देते हैं, कौन सा हम ब्लू कलर लेते हैं, ब्लू है, लग तो रहा है सर ये ब्लू है, इसको करता हूँ मैं ब्लू, और इसको मैं करता हूँ क्या रेड कर देता हूँ, ठीक है, ब्लू और रेड। ब्लू मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिखाएंगे, ठीक है, ब्लू वाले वैसे, रेड मतलब उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो मैं कहाँ से, यहाँ से निकालता हूँ, ये यहाँ आएगा सर, ये ब्लड लेकर के, यहाँ ब्लड लेकर के, कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ आया लेकर के, लंग्स के पास आया है, ठीक है, लंग्स के पास आया है, लंग्स के पास आया है, लंग्स के पास आया है। तो लंग्स में क्या होता है जानते हो ना, सांस लेते हैं, ब्रीद इन करते हैं, तो लंग्स में कौन सा एयर आता है भाई, यार मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसमें आता है सर कौन सा एयर, इसमें आता है ऑक्सीजन, ठीक है। और जब हम लोग एक्सपायर करते हैं तो इससे बाहर निकलता है कौन सा गैस सर, तो इसमें बाहर निकलेगा CO2 सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है सर, ये है एल्वियोलस का कैविटी, तो ये हो गया एल्वियोलर कैविटी, क्या हो गया ALVEOLAR एल्वियोलर कैविटी, ठीक, एकदम अच्छा है सर, एल्वियोलर कैविटी। तो यहाँ पर इसमें तब क्या है, रिच अमाउंट में, इसमें बहुत सारा सर ऑक्सीजन है, यहाँ आया है तो बहुत सारा ऑक्सीजन है सर, ऑक्सीजन है। और इसमें इस ब्लड में क्या है सर, इस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है सर, कम है सर। तो चलो ठीक है, तो क्या होगा, तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आया है, कौन आया है, इसका नाम क्या है, राइट वेंट्रिकल से जो निकलता है इसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या है, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। याद रखना, कोई भी पाइप, यहाँ पाइप बोलते हैं यानी ब्लड वेसल्स, जो हार्ट से बाहर लेकर के जाता है ब्लड, उसको बोलते हैं आर्टरी। समझ में, आर्टरी का क्या काम होता है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, ये इसका एक्सेप्शन कहीं नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखना है। आर्टरी क्या करता है, आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। तो वेन क्या हो जाएगा, वेन फिर किसको बोलते हैं, दिख रहा है ना भाई किनारे, हाँ दिख तो रहा है, कट रहा है। वेन क्या हो गया, कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट की तरफ लाता है ब्लड। समझ में आया, ये बात याद रखना, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, जिंदगी भर ये बात सही होगा। समझ में आया, यस सर, समझ में आ गया। चलो यार ठीक है, यहाँ तक आर्टरी और वेन समझिए। तो ये आर्टरी क्या कर रहा है, हार्ट से बाहर लेके जा रहा है, ये हो गया पल्मोनरी आर्टरी, ARTER, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। मैं क्या करूँ, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इसको छोटा करके खोपचे में डाल देता हूँ, ठीक है भाई, समझ जाओगे ना। इसको छोटा कर दीजिए सर, और इसको एक कोना में रख दीजिए सर, ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर दीजिए सर ना, चलो भाई ठीक है। तो ये हो गया पल्मोनरी आर्टरी, इसमें कैसा ब्लड है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो यहाँ से ऑक्सीजन आएगा, इसमें समझ में आया, एल्वियोलाई से, ठीक है। तो इसमें कैसा ब्लड हो जाएगा सर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा इसका, जिसके पास जितना CO2 था, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है ना, कैसा ब्लड रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें CO2 ज्यादा है, समझ में आ रहा है, इसमें CO2 ज्यादा है, इसमें क्या है, CO2 ज्यादा है, तो ये CO2 जाएगा वहां और ऑक्सीजन आएगा इस ब्लड में, समझ में आया, यस सर।
तो अब आगे यहाँ से आगे का ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। तो ऑक्सीजनेटेड को तो रेड से दिखाएंगे, ठीक है, तो रेड से दिखाते हैं सर। ठीक है सर, ये रेड से दिखाइए सर, और ये आएगा यहाँ आएगा सर, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पूरे को कंप्लीट कर दिए सर, समझ में आया। तो अब बताओ, ये तो हार्ट में लेकर आया, तो रेड वाले का तब नाम क्या होगा, जो हार्ट में लेके आता है उसका नाम होता है वेन। कहाँ से लेकर आया है, लंग से, लंग्स के लिए टर्म होता है पल्मोनरी, तो इसका नाम हो जाएगा पल्मोनरी वेन। समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। रेड से लिखिए सर, क्या लिखिए, पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। कैसा ब्लड है इसमें, ऑक्सीजन वाला है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैसा ब्लड है, O2 वाला ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड एयर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक। चलिए कहाँ गया सर ब्लड, आ गया इसमें, क्या नाम है इसका, ऊपर वाले दोनों बोलते हैं एट्रियम, नीचे दोनों वाले बोलते हैं वेंट्रिकल। तो ये हो गया लेफ्ट एट्रियम में आ गया, लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा तो यहाँ पर O2 वाला ब्लड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर था कैसा ब्लड, यहाँ पर था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसने ऑक्सीजन लिया तो कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आ गया। और यहाँ से जानते हैं ना वाल्व होता है, माइट्रल वाल्व, तो ये ब्लड सर यहाँ जमा हो गया, समझ में आया। जब यहाँ ब्लड जमा हो जाएगा तो यहाँ से कहाँ जाएगा ब्लड, तो अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर निकलेगा, ठीक है सर, निकलेगा, और निकलेगा पूरे बॉडी में सप्लाई होगा, बॉडी में सब जगह सप्लाई होगा, तो बॉडी में सप्लाई होने के लिए जाएगा सर, ठीक है। तो यहाँ से निकलेगा सर, तो इसको ऐसे निकाल लेते हैं सर। अब बॉडी में कहाँ कहाँ जाएगा सर, तो सब जगह जाएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, जो कि हम बॉडी का सेल दिखा सकें। चलो, तो यहाँ पर हम दिखाते हैं क्या है, यहाँ पर हम दिखाते हैं यह है बॉडी का सेल, ठीक है। बहुत सारा सेल होगा तो बॉडी टिश्यू हो जाएगा ये, ठीक है। ये क्या है, यह है बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यूज। तो जितना नीचे हाथ पैर सब जगह जाएगा, ठीक है, सिर्फ सब जगह जितना भी टिश्यू है सब जगह ब्लड जाएगा, ठीक है सर। तो ये ब्लड आ रहा है सर, आ रहा है, आ रहा है, ये आ रहा है, किसके लिए आ रहा है सर, तो यही टिश्यू सबको सप्लाई करने के लिए आ रहा है, किसको सप्लाई करने आ रहा है, टिश्यू को सप्लाई करने आ रहा है, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, यहाँ तक कैसा ब्लड आ रहा है, सब में क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, सब में ऑक्सीजन है, ठीक है, ज्यादा ऑक्सीजन है, ठीक है सर। तो यहाँ जो है ये टिश्यू जो है, बॉडी टिश्यू, ये क्या करते रहता है हमेशा, ये ऑक्सीजन को तो खाते रहता है, यूज करते रहता है, मेटाबॉलिज्म क्या बनाते रहता है, ये लोग CO2 बनाते रहता है। इसमें क्या भरा भरा है, CO2 बहुत भरा हुआ है। तो ये अपना CO2 क्या कर देगा, ये अपना CO2 इस ब्लड को दे देगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब लोग अपना CO2 ब्लड को दे देगा। तो फिर ये ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो फिर यहाँ से कैसा ब्लड बनाएंगे सर, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड बनाना पड़ेगा सर, समझ में आया। और ये कहाँ चला जाएगा, ये हार्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो इसको लेते जाते हैं और ऐसे नीचे वाले से इसको जोड़ना था ना, इसको तो नीचे वाले से जोड़ना पड़ेगा। तो ये आएगा और यहाँ आकर के हार्ट में चला जाएगा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ये आएगा और यहाँ आकर के ये हार्ट के राइट एट्रियम में जाके खुल जाएगा, समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत है बताओ। अब पिचक गया, बीच में पतला हो गया पाइप, सर पाइप पतला हो गया सर, पाइप अच्छा से खींचिए ना सर। चलो भाई, पाइप पतला हो गया तो पाइप को मोटा कर देते हैं, फिर से पतला हो रहा है सर, पानी ये नहीं जाएगा सर, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलो सर, तो ये क्या है, समझ में आ गया, इतना कोई दिक्कत नहीं है। जानते हो ना सर, ये क्या है, ये क्या है, लेफ्ट, ये क्या है, ये है लेफ्ट एट्रियम LA, ये है राइट एट्रियम RA, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल RV, ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। जानते हो ये सब हार्ट का चैम्बर। अब यहाँ लेफ्ट एट्रियम से जो निकलता है ये सब क्या है, ये सब है आर्टरी, कभी हार्ट से बाहर जा रहा है, कैसा है, पूरे सिस्टम को ब्लड सप्लाई करेगा, सारे सिस्टम को जाएगा ब्लड देने के लिए ऑक्सीजन वाला, इसीलिए इसका नाम है सिस्टमिक आर्टरी। क्या नाम है, सिस्टमिक आर्टरी, समझ में आ रहा है, कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है सर, इतना बात तो समझ गए। इसका नाम क्या हो जाएगा सर, तो ये है सिस्टमिक वेन, क्या है, पूरे सिस्टम से लेकर के ब्लड आया है, सिस्टमिक वेन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पहचान गए, सब कुछ पहचान गए, यस। इतना अगर पहचान गए हो तो अब आपको पूरा पता है, क्या चीज पता है कि पूरा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है सर। तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में क्या होता है, सबसे पहला ये, सबसे पहला काम यहाँ पर क्या, ऑक्सीजन का आना, CO2 का छोड़ना, जिसको बोलते हैं क्या, पल्मोनरी, बोलो पल्मोनरी वेंटिलेशन। फिर दूसरा यहाँ पर क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिर तीसरा यहाँ जो आ रहा है, ये जो आ रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। चौथा एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड और टिश्यू कुछ में, तो टिश्यू में ऑक्सीजन चला जाएगा, है ना, ये ऑक्सीजन
इस टिश्यू में चला जाएगा और ये CO2 वहां पे चला गया, समझ में आया। तो ये ऑक्सीजन को लेगा और ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके CO2 बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आएगा, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकल से फिर लंग्स में चला जाएगा। ये पूरा प्रोसेस समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो तो अब यहाँ पर जो आपको पूछे थे स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, तो स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन बता सकते हो कौन कौन सा स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन है। तो सबसे पहला क्या हुआ, सबसे पहला क्या हुआ, पहला हुआ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग, ठीक है, ऐसे बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या हुआ, एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, कहां पे, एल्वियोलाई के पास, तो लिखेंगे थ्रू एल्वियोलर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, समझ में आया। तीसरा स्टेप बताओ, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। चौथा बताओ, फिर से एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन, किसके बीच में, ब्लड और टिश्यू के बीच में, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, ठीक है। पांचवा बताओ, जो टिश्यू को मिला ऑक्सीजन वो यूटिलाइज करेगा और CO2 बनाएगा, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2, ठीक है, CO2 को रिलीज कर दिया जाएगा ब्लड, इतना बात है, ठीक है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा स्टेप फिगर में जल्दी बताओ। पहला स्टेप कहाँ हुआ है, तो पहला स्टेप यहाँ हुआ सर, पहला स्टेप कहाँ हुआ, पहला स्टेप यहाँ हुआ सर, ठीक। दूसरा स्टेप कहाँ हुआ सर, दूसरा स्टेप यहाँ हुआ सर, ठीक है सर। तीसरा स्टेप कहाँ हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो तीसरा स्टेप यहाँ हो रहा है सर, ठीक है, तीसरा स्टेप यहाँ हो रहा है सर। चौथा स्टेप कहाँ हो रहा है, चौथा स्टेप यहाँ टिश्यू के लेवल पे हो रहा है सर, तो ये फोर्थ स्टेप हुआ सर, ठीक है, ये फोर्थ स्टेप हुआ, ठीक है। और फिर पांचवा यहाँ से CO2 चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यूटिलाइजेशन, तो पांचवा यूटिलाइज किसने किया, तो ये टिश्यू ने किया, तो पांचवा स्टेप यहाँ पर हो गया, फिर CO2 यहाँ चला जाएगा, फिर से ये तो पहला, ये सेकंड स्टेप फिर से हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे, इतना कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब पढ़ते हैं, हम लोग का टॉपिक क्या है, इतना तो ऐसे तुमको समझाएं पूरा ओवरव्यू देने के लिए। टॉपिक क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बताओ तुम, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ हुआ, तुम भी बता दो, कहाँ कहाँ लिखे थे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तुम भी बता दो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ लिखे थे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ लिखे थे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस सर यहाँ लिखे हो और एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ लिखे हो। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कितने जगह होता है सर, दो जगह। तो तुमसे पूछेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस का साइट बताओ, तो तुम बता दोगे ना, एक बार कहाँ, एल्वियोलाई के लेवल पे, दूसरा टिश्यू के लेवल पे, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का साइट बता दो, तुम ही बताओ जल्दी से, कौन से जगह पे होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बता दो आप, कहां पर होगा। चलो ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का साइट क्या है, तो साइट हो गया एक बार कहां, प्राइमरी साइट, यानी मेन साइट कहां है बताओ, कहां पर, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई पर, है ना, समझ में आया, एल्वियोलाई के लेवल पर। चलो, और कहीं हुआ था, दूसरी बार और कहीं हुआ था, आल्सो टेक्स प्लेस बिटवीन, किसके किसके बीच में, ब्लड एंड टिश्यू के बीच में, बिटवीन ब्लड, ब्लड एंड टिश्यू, समझ में आया। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का साइट तो पढ़ लिया हम लोग। उसके बाद पढ़ेंगे प्रोसेस, कि बताओ गैस जो एक्सचेंज होता है, जैसे यहाँ पर आओ, कहाँ पर, यहाँ पर, तो गैस यहाँ से यहाँ आएगा ना, आएगा सर, जरूर आएगा। तो एक्सचेंज जो होगा गैसेस, वो कौन से प्रोसेस से होता है बताओ। तो जानते हैं हम लोग कि गैस जहां ज्यादा होगा कम की तरफ अपने आप चला जाता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। या अगर आप थोड़ा बहुत केमिस्ट्री जानते होंगे, नहीं भी जानते इतना दिमाग लगा सकते, थोड़ा सा केमिस्ट्री जानते हो, क्लास 11 में इक्विलिब्रियम पढ़े होंगे, तो हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म पे एक जगह पे प्रेशर भी यूज कर लेते हैं कभी कभी, ठीक है। तो कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट हो, यानी कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो, या प्रेशर का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन डिफरेंस या प्रेशर डिफरेंस, डिफरेंस के लिए टर्म आता है ग्रेडियंट। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा, हायर कंसंट्रेशन से अपने आप लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चलाएगा। जो गैस यहाँ ज्यादा होगा और यहाँ कम होगा, तो ज्यादा वाला यहाँ आ जाएगा, जो यहाँ ज्यादा होगा और वहाँ कम होगा, तो यहाँ से वहाँ चला जाएगा, समझ में आया। तो हम लोगों को लिखना है कि कौन से प्रोसेस से होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो प्रोसेस किससे बताओ, बाय सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन से हो जाएगा। डिफ्यूजन में एक ही एफ होता है क्या, देखे ना यार, DIFU, स्पेलिंग हो सकता है गलत होगा, सिंपल डिफ्यूजन DIFU, ठीक है, पता एनसीईआरटी में देख लेंगे, समझ में आया, सिंपल डिफ्यूजन से, ठीक है। इतना तो बात सर समझ के, सिंपल डिफ्यूजन से होता है। लेकिन डिफ्यूजन ऑफ गैस, गैस को कहां से, एल्वियोलाई से ब्लड में आना है, देखो गैस को इस एल्वियोलाई से ब्लड में आना है, फिर यहाँ ब्लड से, फिर यहाँ ब्लड से टिश्यू में जाना है, टिश्यू से ब्लड में आना है। तो गैस का जो एक्सचेंज होता है वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है, ठीक है।
तो बताओ प्राइमरी साइट कहाँ पर, मेनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस मेन वाला कहाँ होगा, मेन वाला सर यहाँ होगा, है ना, एल्वियोलाई के लेवल पर हुआ। ठीक है सर, तो एल्वियोलाई के लेवल पर प्राइमरी हुआ। तो वहां पर कौन कौन सा फैक्टर है जिस पर डिपेंड करेगा कि गैस का एक्सचेंज स्लो होगा फास्ट होगा, समझ में आ रहा है? यानी कि ये सिंपल डिफ्यूजन से तो होता है सर, लेकिन सिंपल डिफ्यूजन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? तो ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन तो अभी तुमको बताएं कि सिंपल डिफ्यूजन डिपेंड करेगा किसमें, डिफरेंस किस चीज का डिफरेंस, प्रेशर का या कंसंट्रेशन का। तो बेस्ड ऑन ये जो सिंपल डिफ्यूजन होता है किस पर बेस्ड होता है, ये बेस्ड ऑन प्रेशर ग्रेडियंट, या तो बोलो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। समझ में आया? पहला तो फैक्टर ये हुआ कि प्रेशर का जितना ज्यादा डिफरेंस होगा सर उतना ज्यादा गैसेस तेजी से डिफ्यूज करेगा, प्रेशर का डिफरेंस कम होगा तो कम तेजी से डिफ्यूज करेगा। दूसरा और कोई फैक्टर है? दूसरा फैक्टर है कि सॉल्युबिलिटी, मतलब कोई भी गैस अगर इस ब्लड में जल्दी सॉल्युबल होगा तो जल्दी ब्लड में आएगा, समझ रहे हो? समझ रहे हो? जो कम सॉल्युबल होगा तो कम आएगा। तो दूसरा होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर है सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस के सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड करेगा। तीसरा सोचो तुम ही भाई कि सर ये जो एल्वियोलाई है नीचे, ये जो ब्लड वेसल्स है इसके बीच में कोई मोटा सा लेयर होगा, थिक मेम्ब्रेन होगा, तो गैसेस आ पाएगा मोटा को क्रॉस करके, एकदम थिन बीच में कोई थिन लेयर होगा, पतला से उनको क्रॉस करके जल्दी आ जाएगा, समझ में आया कि नहीं है? तो इन दोनों के बीच में मेम्ब्रेन पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो तीसरा फैक्टर हो गया थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, समझ में आया? दो के बीच में जो गैस है उसके बीच के थिकनेस पर डिपेंड करेगा, समझे कि नहीं समझे? इन तीनों में पूछा जाए सबसे मेन टॉपिक कौन सा है, मेन फैक्टर कौन सा है, तो प्रेशर का जो डिफरेंस है या कंसंट्रेशन का डिफरेंस है। तो ये हो गया मेनली ये टॉपिक है जो कि डिफ्यूजन ऑफ गैस को के रेट को डिटरमाइन करेगा। समझ में आया? हम लोग कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्राइमरी एल्वियोलाई में होता है और कहाँ होता है, ब्लड और टिश्यू के बीच में भी होता है। ये टिश्यू लेवल पर हो गया, ये एल्वियोलाई लेवल पर हो गया। ठीक है, चलो यहाँ किसके बीच में होगा था, इसे लिखना, लिख लो एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज के बीच में होगा। इतना बात हो गया। चलो तब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम लोगों को क्या करना है, अब एक एक करके ये तीनों फैक्टर पर लेना। ये जो पढ़े ना क्या, प्रेशर ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दूसरा सॉल्युबिलिटी और तीसरा थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, एक एक करके तीनों फैक्टर पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मेन फैक्टर ये है, तो पहले इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो अब पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर वाला बात। ठीक है, प्रेशर वाला बात पढ़ेंगे। तो देखो यार, प्रेशर यहाँ किसका प्रेशर, तो यहाँ तो गैस का एक्सचेंज हो रहा है, तो गैस का ही ना प्रेशर करेंगे हम लोग, समझ रहे हो? गैस का प्रेशर। अब बताओ इस एयर में एक ही गैस है क्या, सिर्फ ऑक्सीजन ही है क्या? नहीं सर, बहुत सारा गैस है, हमको जरूरत है ऑक्सीजन से सर, है ना? तो जब बहुत सारा गैस है तो बताओ हमको लेना, अब एक्सचेंज क्या करना है, ऑक्सीजन, हमको मतलब ऑक्सीजन से लेके है तो बहुत सारा, तो हमको सारे गैस में जितना प्रेशर लगाएगा उससे मतलब है क्या? नहीं, तो हमको किसके प्रेशर से मतलब है, ऑक्सीजन के प्रेशर से मतलब, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए मिक्सचर ऑफ गैस है, लेकिन हमको उसमें एक पर फोकस करना है। ठीक है, तो हमको पूरे गैस के प्रेशर को नहीं देखना, हमको ऑक्सीजन के प्रेशर को देखना, किसमें, वो मिक्सचर ऑफ गैसेस। जब पूरे गैस में किसी एक गैस का प्रेशर तुम्हें देखना हो तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं पार्शियल प्रेशर। क्या टर्म यूज करते हैं, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो इसीलिए प्रेशर हम लोग बोल तो रहे हैं प्रेशर का डिफरेंस, लेकिन कि रियल में वो कौन सा प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है। पार्शियल प्रेशर मतलब एक पार्टिकुलर गैस का प्रेशर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर का बात हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले पार्शियल प्रेशर क्या हुआ, समझाए तुम्हें, क्या समझाए? पार्शियल प्रेशर क्या हुआ, इट इज द प्रेशर ऑफ a gas in the mixture of gases. It is the pressure of a particular gas. It is the pressure of a particular gas, किसी एक खास particular gas in the mixture of gases। ये इसका डेफिनेशन हो गया, समझ में आया? पार्शियल प्रेशर का, समझ में आया? पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ अ पार्टिकुलर गैस इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, समझ में आया? इट मतलब पार्शियल प्रेशर, समझे कि नहीं समझे? इट क्या है, ये है पार्शियल प्रेशर। ठीक, चलो आगे। अब पार्शियल प्रेशर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे शॉर्ट में लिखेंगे, पूरा पार्शियल प्रेशर इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? तो पार्शियल प्रेशर को लिखने के लिए हम लोग स्मॉल p ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब जिस गैस का लिखना है तुमको गैस का लिख लो, जैसे हमको लिखना ऑक्सीजन के लिए तो स्मॉल p लिख दिया, फिर O2 लिख दिए, समझ में आया? उसी तरह से चलो यहाँ पर बोला है रिप्रेजेंटेड है, जैसे फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर, P स्मॉल वाला और O2। जैसे हमको दिखाना होगा सर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए दिखाना हो तो क्या लिखेंगे सर, स्मॉल p और CO2 लिख देंगे। ये हो गया क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया? चलो एकदम मस्त है सर इतना। चलो अब क्या करो सर, अब थोड़ा सा आगे बढ़ो। ठीक, तो अब हम लोगों को जानना है कि पार्शियल प्रेशर जो है सर ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे बॉडी में अलग अलग जगह पर कितना होता है। ठीक है, तो चलो इस डायग्राम पर आते हैं, फिर से हम बता दें, अब आपको याद रखना। ठीक है, हम लोग को जानना है क्या, पार्शियल प्रेशर। अब देखो अलग अलग जगह हमको पहले यहाँ जानना होगा कि बाहर में कितना होता है पार्शियल प्रेशर किसका, ऑक्सीजन का और CO2, फिर एल्वियोलाई में कितना होता है, फिर इस ब्लड में कितना होता है, फिर इसमें कितना सिस्टमिक आर्टरी में कितना होता है, फिर ये टिश्यू में कितना होता है, फिर इधर सिस्टमिक वेन में कितना होता है, सब जगह हम लोग जाने। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये तुमको दिमाग में बिठाना है। ठीक है, सुनो ध्यान से। तो हम लोग बात कर रहे हैं पार्शियल प्रेशर का। तो सबसे पहले कहाँ का बात करेंगे, तो ये बाहर का बात है एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर का बात करते हैं। एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक एयर में कितना होता है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसमें थोड़ा और छोटा करूं इसको, चलो ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक एयर में PO2 जो होता है वो होता है 159 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। समझ में आया? 159 mmHg पर दिखा है, हाँ दिख रहा है। चलो ठीक है सर 159। चलो और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है कितना, 0.3। अब यूनिट नहीं लिखेंगे, ये सब का ये यूनिट सब में यही होगा, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। समझ में आया? तो यहाँ 0.3 मतलब बहुत कम है, और यहाँ 159 बहुत ज्यादा है। समझ में आ गया? ठीक है, ये कहाँ था, ये कहाँ था सर, एटमॉस्फेरिक एयर में। लाइक क्यों आ रहा है भाई? ठीक, इतना समझ गया सर। चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ पर कितना होगा, एल्वियोलस, ये एल्वियोलस है ना, या एल्वियोलर कैविटी, इसमें बात करते हैं एल्वियोलर कैविटी। एल्वियोलर कैविटी में यहाँ पर इसके अंदर कितना है, तो इसके अंदर मैं इसे लिख दूं, चलो तो मैं लिख दूंगा, कैसे लिख दूंगा, तो यहां पर लिखेंगे कितना, PO2 हो जाता है 104। समझ में आ रहा है? और PCO2 हो जाता है कितना, 40। समझ में आया? ये है 104, ये है 104 और ये है 40, यूनिट है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है सर। फिर जब यहाँ आता है तो एक्सचेंज होता है, तो यहाँ सर पल्मोनरी वेन में, ठीक है, पल्मोनरी वेन फिर हार्ट में आया, फिर गया सिस्टमिक आर्टरी में, पल्मोनरी वेन और ये सिस्टमिक आर्टरी, इसमें कितना होता है, तो इसमें ये पल्मोनरी वेन और सिस्टमिक आर्टरी, ये दोनों में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसमें PO2, देखो सुनो दिमाग को समझाओ भाई, कि बाहर से सर ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन तो थोड़ा थोड़ा तो सब जगह यूज होते चला जाएगा। सबसे ज्यादा यूज कहाँ होगा ऑक्सीजन, यहाँ सर सबसे ज्यादा यूज होगा सर इस टिश्यू में, लेकिन सब जगह तो कुछ कुछ सेल टिश्यू है, हल्का हल्का सब लोग ऑक्सीजन को खींचते जाता है, मेन इसके लिए ऑक्सीजन आ रहा है। तो ऑक्सीजन को आदमी यूज करते, आदमी यानी सेल यूज करते चला जाएगा, अलग अलग सेल, तो ऑक्सीजन तो घटते चला जाएगा, घटते चला जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे, घटते चला जाएगा। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हमेशा घटाते रहना बाहर से आओगे अंदर की तरफ। ठीक है, तो देखो यहाँ कितना था 159, लंग्स में आया कितना हो गया 104। अब जब इसमें पल्मोनरी वेन और सिस्टमिक आर्टरी, जिन दोनों में क्या होता है, पल्मोनरी वेन वेन इसमें कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड है, याद रखना, यही एक्सेप्शन है, यही एक्सेप्शन है क्या, पल्मोनरी वेन इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और सारे पल्मोनरी वेन, अम्बिलिकल वेन, इन दोनों को छोड़ के सारे वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यही एक्सेप्शन है, जिसमें कि वेन होने के बाद भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो इसमें PO2 कितना होता है और PCO2 कितना होता है, तो PO2 घट करके 104 से हो जाता है 95, और PO2 40 था तो 40 ही है। समझ में आया? ठीक। अब टिश्यू लेवल पे आ जाते हैं, तो टिश्यू लेवल पे जब आ जाएंगे, तो टिश्यू लेवल पे आ जाएंगे, तो इसके पास क्या है, तो सब ऑक्सीजन को खा के खत्म करता है ना भाई, सर ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया, मेटाबॉलिज्म करके क्या बना लिया, CO2 बना लिया। तो यहाँ पर जो है PO2, ऑक्सीजन बहुत कम है, कितना है, वो सब ऑक्सीजन खत्म कर लिया, तो ये बहुत कम हो गया 40, और इसे बढ़ा लिया है क्या, CO2 बनाया है ना, तो PCO2 इसका बढ़ के हो गया 45। समझ में आया इतना बात? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये टिश्यू लेवल पे हो गया, ठीक है, इसके पास तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, तो ये सारा CO2 इसमें दे देगा। समझ में आ रहा है? तो सारा जो 45 यहाँ पर एक्सचेंज होगा ना, तो इसके पास जो CO2 था वो CO2 इसको चला जाएगा, और ऑक्सीजन वही रह जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इधर आगे सब वही होगा। तो ये सिस्टमिक वेन है, ये क्या है, सिस्टमिक वेन, ये क्या था, ये था पल्मोनरी आर्टरी। ये सब में कैसा ब्लड है, इस सब में बताओ जल्दी से, कैसा ब्लड है बताओ, डीऑक्सीजनेटेड। यस,
तो इसमें भी और इसमें भी कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आया? यस सर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो फिर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा क्या? इसमें ऑक्सीजन बताओ कितना हो जाएगा? PO2 O2 कम हो जाएगा सर, कितना? PO2 बराबर 40, PCO2 कितना हो जाएगा सर? PCO2 वही रहेगा 45, 45 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। समझ में आया? अब फिर यहाँ जाएगा तो फिर तो ये सब यहाँ गया, ये तो सिर्फ ब्लड को कैरी करने के लिए वेन सब है ना, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, फिर वहां पर चला। समझ में आया? इतना बात याद रहा? सब जगह पूछेंगे, 5 जगह तुमसे पूछेंगे हम, कहाँ कहाँ? एक जगह पहला एटमॉस्फेरिक एयर में, दूसरा एल्वियोलर कैविटी में, तीसरा ये सब में, इसमें ब्लड वेसल, पल्मोनरी वेन में और सिस्टमिक आर्टरी। सबसे ज्यादा तुमको फंसाया जाएगा, तुम फंस जाओगे। तुमको फंसना नहीं है, मेरी बात सुन लो, तुमको फंसना नहीं है। क्या तुमको पूछा जाएगा? पल्मोनरी वेन में, ठीक है, पल्मोनरी वेन। तो सोच ना अच्छा सर, पल्मोनरी वेन मतलब वो वेन पल्मोनरी मतलब लंग से आ रहा है, लंग से जब आ रहा होगा तो प्योर होकर आ रहा है सर, तो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा। समझ में आया? किसका? ऑक्सीजन का। और CO2 कितना हो जाएगा? 40 रहेगा सर। फिर हमको पूछ लिया जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। समझ में आ रहा है? पल्मोनरी आर्टरी में पूछ लिया जाएगा, समझ रहे हो? तो पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी तो सर हार्ट से बाहर लेके जाता है, लेकिन जा रहा है लंग्स के पास, जा ही रहा है तो प्योर होने जा रहा होगा ना सर। अभी तो इम्प्योर होगा, समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो इम्प्योर होगा तो फिर क्या? बहुत कम होगा। तो ये पल्मोनरी आर्टरी में अगर पूछेगा या सिस्टमिक वेन में पूछेगा, सिस्टमिक वेन में पूछेगा तो कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का 45। समझ गए? 5 जगह, एक एटमॉस्फेयर, दूसरा एल्वियोलर कैविटी, तीसरा ब्लड वेसल्स में, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ठीक है, इसको ना नंबर को ये वाला कर देते हैं, रोमन वाला 1 2 3 4 5 5 था। अच्छा इसमें तो 4 ही, अच्छा 4 जगह था और यहाँ 5 लिखा। ठीक है ठीक है ठीक है 1, और ये कौन सा पोजीशन था? ये था 2। चलो ठीक है, तो हम लोग को 5 जगह लिखना है। कौन कौन सा? एक जगह ये सर, एक जगह ये सर, दूसरे जगह एल्वियोलर कैविटी ये सर, तीसरे जगह ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये सर, चौथे जगह टिश्यू ये सर, 5वें जगह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। 5वें जगह सबका पार्शियल प्रेशर तुम्हें बताना है। समझ गए? ठीक है, तुम बताओगे तो बता दो, यहाँ पर इस टेबल में लिखना है आप लोगों को। ठीक है, क्या लिखा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट साइट्स, अलग अलग जगह पर। ठीक है, सबसे पहले कौन कौन सा? यहाँ पर लिखेंगे PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इसमें लिखेंगे PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो चलो कौन कौन जगह शुरू से आओ, कौन से बोलो? पहला एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक एयर। फिर दूसरा जगह एल्वियोलर कैविटी, ALVEOLI, एल्वियोलाई लिख देते हैं या एल्वियोलर कैविटी भी लिख लो, एल्वियोलर कैविटी। चलो तीसरा जगह बताओ कहाँ? ब्लड में आ जाते थे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड कैसा? ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड। समझ में आ रहा है? एक और लाइन ऊपर से खींचते हैं, मोर में जाओ, सिर्फ में जाओ, और ये रहता है, एक और लाइन यहाँ से खींच देते हैं, सेपरेट हो जाएगा। चलो ठीक है, ठीक ठीक है। एटमॉस्फेरिक है, एल्वियोलर कैविटी हो गया, ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। उसके बाद कैसा ब्लड? उसके बाद टिश्यू आ जाएगा बीच में, टिश्यू फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एकदम हम लोग जैसे पढ़े हैं उसी तरह से, टिश्यू। उसके बाद ब्लड, कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। समझ में आ गया? चलो तो बताओ एटमॉस्फेरिक एयर में बताओ PO2 ऑक्सीजन कितना? 159। ठीक है सर, ऑक्सीजन लिख लें। फिर ऑक्सीजन एल्वियोलाई में आया, घट गया कितना? 104। फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आया, कितना हो गया सर? 95। समझ में आया? और जब टिश्यू में गया तो टिश्यू ने तो सब ऑक्सीजन ले लिया, तो खत्म हो गया उसका, तो वो हो गया, टिश्यू तो सब ऑक्सीजन खा के खत्म कर दिया, बहुत कम होगा 40। और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में वही जाएगा, तो 40। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है ना भाई, कम है, उसका कितना है? 0.03 नहीं, 0.03% एटमॉस्फेयर में पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन यहाँ पार्शियल प्रेशर लिखना 0.3 होगा, समझे? चलो फिर एल्वियोलाई में आया तो कितना हो गया? 40 हो गया। फिर अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में गया तो CO2 का तो कुछ लेन देन हो नहीं रहा है यहाँ पर, तो 40 ही रह जाएगा। समझ में आया? टिश्यू तो CO2 बनाया है खाली, तो भर जाएगा, तो 45 45। और फिर वही कहाँ चला जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो वो भी 45। समझ में आया? समझ में आया? यस। एनसीईआरटी के टेबल से, ये एनसीईआरटी ऐसे लिखा है, उल्टा पुल्टा लिखा है, पहले डीऑक्सीजनेटेड एनसीईआरटी लिखा है, फिर ऑक्सीजनेटेड लिखा है, फिर टिश्यू लिखा है, लेकिन हम तुमको जिस सीक्वेंस में बताया ऐसे याद हो, तुम कभी नहीं फंसोगे। समझ में आया? यस। एनसीईआरटी यही डायग्राम बनाया है, वो सब जगह लिखा है एनसीईआरटी। ठीक है,
लेकिन वो टेबल अलग लिखा है, अलग तरीके से। तुमको यही टेबल याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। समझ में आ गया? एटमॉस्फेरिक में कितना, ऑक्सीजन कितना 159, CO2 कितना 0.3, एल्वियोलाई में 104 और 40, ऑक्सीजनेटर में 95 और 40, टिश्यू में 40 और 45, डीऑक्सीजनेटर में 40 और 45। समझ में आ गया? चलो इतना बात तो समझ गए। अगर इतना बात आप समझ गए तो आप हमको बता दो जल्दी से, क्या आप ही को बताना। ठीक है, एटमॉस्फेयर में पहले देख लेते हैं पहला पॉइंट, यानी कि पहला जो था एक्सचेंज यहाँ पर कि एयर अंदर आएगा और बाहर जाएगा कि क्या हो। यहाँ देखो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितना, बहुत ज्यादा है 159, यहाँ कितना है 104, कमी है ना। बताओ कहाँ से कहाँ जाएगा, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर जाता है, हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर, तो ये ऑक्सीजन बाहर से अंदर आएगा। समझ में, हायर प्रेशर से लोअर, समझ रहे हो? ठीक, यहाँ बताओ CO2 कितना है, यहाँ 40, यहाँ बाहर कितना है CO2 0.3, यहाँ बहुत कम है, तो CO2 यहाँ से यहाँ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? पहला हो गया पल्मोनरी वेंटिलेशन। समझ में आया? पार्शियल प्रेशर उसी हिसाब से है कि हायर से लोअर जाएगा तो ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा, CO2 बाहर चला जाएगा। पहला जगह हो गया। चलो अब यहाँ पर देखते हैं एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में। ठीक है, एल्वियोलाई और ब्लड, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन कितना 104, इसमें ऑक्सीजन कितना, इसमें कितना, यहाँ पल्मोनरी वेन, यहाँ आइए सर, यहाँ 95, तो यहाँ 95, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब 104 तो इसी में आएगा। अच्छा पहले तो ये तुम देख लो, मतलब ये एक्सचेंज हो रहा था डीऑक्सीजनेटेड वाले के साथ ना, तो इससे देखेंगे, मतलब एक्सचेंज हो रहा था, ये आया था एक्सचेंज होकर इधर में ना था ना, ये देखो इसे देखना पड़ेगा। यहाँ ऑक्सीजन कितना 104, और ये जो आया था इसमें ऑक्सीजन कितना, इसमें ऑक्सीजन तो सिर्फ 40 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 40 है, यहाँ पर 104 है, तो ऑक्सीजन फटाक से दौड़ते हुए यहाँ आ जाए। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कितना, CO2 कितना बताओ, CO2 कितना, CO2 है 40, लेकिन ये जो ब्लड आया इसमें CO2 कितना, इसमें CO2 कितना 45, तो यहाँ 45 45, तो यहाँ से ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, यहाँ से वहां जाएगा, ये एरो समझ में आ रहा है? यस, तो समझ में आ गया। यहाँ भी गैस का एक्सचेंज, ऑक्सीजन अंदर CO2 बाहर। चलो फिर ये तो आ ही रहा है, यहाँ तो कोई एक्सचेंज होने रहा है, कैरी हो रहा है, कैरी हो रहा है। चलो टिश्यू लेवल पर आओ, टिश्यू पर ये ब्लड आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, ये ब्लड आ रहा है, इस ब्लड में कितना ऑक्सीजन कितना है, इस ब्लड में, ये ब्लड में ऑक्सीजन कितना है, ये ब्लड, इस ब्लड में ऑक्सीजन कितना है 95, और यहाँ टिश्यू के पास ऑक्सीजन कितना है, टिश्यू के पास ऑक्सीजन कितना 40 है, यहाँ 95 और यहाँ 40, तो 95 से 40 की तरफ ऑक्सीजन यहाँ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑक्सीजन यहाँ जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन कितना 95, यहाँ कितना 40, तो ऑक्सीजन यहाँ जाएगा। समझ में आया? गुड। अब CO2 का बात करो, ये जो ब्लड है इसमें CO2 कितना, ये ब्लड में सिर्फ CO2 कितना 40 है, इसमें CO2 कितना, इसमें CO2 कितना, इसमें CO2 45 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें CO2 कितना 45 और इसमें कितना 40, तो CO2 क्या करेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। समझ रहे हो? हमेशा ऐसा ही बन गया है ग्रेडियंट डिफरेंस कि ऑक्सीजन इस तरफ आ रहा है और CO2 बाहर की तरफ जा रहा है। समझ में आया? फिर ये चलो 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 यहाँ हार्ट में आया, फिर यहाँ तो तुमको समझाएंगे, यहाँ CO2 कितना, यहाँ CO2 कितना, CO2 सर 45 और वहाँ CO2 कितना 40, तो बाहर चला जाएगा। इसमें ऑक्सीजन कितना, इसमें ऑक्सीजन 40 है ना, और उसमें कितना 104, तो ऑक्सीजन यहाँ चला जाएगा। समझे कि नहीं समझे? पूरा हो गया, खेल खत्म। चलो ये पूरा बात हम लोग समझ गए। चलो ये बात तो तुमको पेज 2 पे डायग्राम बना के समझा ही दिया। ओ ये अच्छा, ये ऐसे बना हुआ है। चलो अब दूसरा टॉपिक, पहला टॉपिक बोलो पार्शियल प्रेशर का कर लिया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब दूसरा बोले थे ना सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस रिएक्ट फैक्टर, तो चलो तुम्हें बताना है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस में कौन से गैस का सॉल्युबिलिटी ज्यादा होता है, बता दो। ऑक्सीजन का किस में? अरे ऑक्सीजन या CO2 सब ज्यादा हो रहा है, ब्लड 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 का बात करना, पानी में मत बोलो। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ डैश इज डैश टाइम डैश देन दैट ऑफ दैट, मतलब सबसे पहले सॉल्युबिलिटी किसका ज्यादा होता है, ब्लड में कौन ज्यादा घुलता है तेजी से, ऑक्सीजन की CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड याद रखो। तो लिखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 से 25 गुना ज्यादा सॉल्युबल होता है, एनसीईआरटी में लिखा याद रखना, इज 20 to 25 टाइम्स, 20 से 25 टाइम्स हायर, ज्यादा होता है, हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आया? सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी 20 से 25 गुना ज्यादा होता है किससे? ऑक्सीजन से। कोई दिक्कत नहीं? ठीक, आगे चलो फिर क्या बोला, सो अमाउंट ऑफ, बताओ अब कौन सा गैस ब्लड में ज्यादा घुलेगा, बताओ। अमाउंट ऑफ डैश दैट कैन डिफ्यूज, तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन डिफ्यूज पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। देखो हम लोग तो समझे ना कि 3 फैक्टर होता है सर, यहाँ पर मेन 3 फैक्टर्स है सर डिफ्यूजन ऑफ गैस के लिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन को डिसाइड करने के लिए। पहला फैक्टर पार्शियल प्रेशर, वो मेन फैक्टर था। तो हम लोग यहाँ बोल रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस नहीं रख रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन को भी, ऑक्सीजन भी जैसे यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ ऑक्सीजन है, दोनों में डिफरेंस नहीं, यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ भी 2 जगह ऑक्सीजन है, दोनों में डिफरेंस पार्शियल प्रेशर का 1 मिलीमीटर मरकरी का डिफरेंस है। तो यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन तेजी से जाएगा, फिर दूसरा कंडीशन, यहाँ भी CO2 है, यहाँ भी CO2 है, दोनों में प्रेशर 1 मिलीमीटर का डिफरेंस है, प्रेशर का डिफरेंस, दोनों में सेम प्रेशर होगा तो कौन तेजी से जाएगा, ब्लड में कौन तेजी से घुलेगा, ऑक्सीजन की CO2 घुलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? पार्शियल प्रेशर सेम रखने पर, सेम डिफरेंस रखने पर, पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस सेम रखने पर कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा, CO2। चलो सो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन डिफ्यूज, मतलब डिफ्यूजन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर, एक यूनिट में क्या हो जाएगा, एक यूनिट पार्शियल प्रेशर में ज्यादातर पार्शियल प्रेशर को कांस्टेंट रखें, ऑक्सीजन के लिए भी 1 का डिफरेंस मान लो सेम डिफरेंस रखे हैं और CO2 के लिए भी सेम रखे हैं, लेकिन कौन ज्यादा डिफ्यूज करेगा, CO2।
सो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट डिफ्यूज पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर, बहुत ज्यादा होगा CO2 का डिफ्यूजन कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कंपेरिजन में। समझ में आ गया? चलो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। चलो तीसरा पॉइंट आ जाते हैं, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का थिकनेस जितना मोटा होगा, बताओ थिकनेस उतना ज्यादा होगा कि कम होगा? चलो यहां पर भी तुमको बता देते हैं। इसमें एक बार इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हम, यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्युबिलिटी। बताओ सॉल्युबिलिटी ज्यादा तो डिफ्यूजन ज्यादा कि कम? अगर ब्लड में, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ब्लड। ब्लड में सॉल्युबिलिटी ज्यादा तो डिफ्यूजन भी ज्यादा है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। समझ में आया कि नहीं आया? रेट ऑफ डिफ्यूजन, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ब्लड, ब्लड में सॉल्युबिलिटी ज्यादा तो उसका डिफ्यूजन भी ज्यादा। समझे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये क्वेश्चन आएगा, याद रखना। समझे कि नहीं समझे? यस। चलो एक बात इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, तो वो इंपॉर्टेंट सुनो। ये क्वेश्चन लाए हैं, इसको दिमाग में रखोगे तब बनेगा, ठीक है? अब तुमको पूछा जाएगा कि बताओ कि जब सॉल्युबिलिटी ज्यादा है किसका, CO2 का, तो ब्लड में हमेशा ज्यादा कौन रहेगा? बोलो तो, क्योंकि ज्यादा कौन घुलना चाहता है? CO2। तो ब्लड में हमेशा ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा नहीं होता है, ठीक है? पार्शियल प्रेशर का अंतर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा हो सकता है ब्लड में, लेकिन टोटल अमाउंट पूछेगा तो हमेशा CO2 का ज्यादा होता है, क्योंकि CO2 ज्यादा उसमें सॉल्यूट होता है। समझ में आया? इसीलिए यहाँ पर नोट करके लिखेंगे क्या, तुम पार्शियल प्रेशर तो देखे ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पर अलग अलग वाले जगह के ब्लड में तो पार्शियल प्रेशर तो अलग हो रहा था। ऑक्सीजन का 104 हो रहा था, बहुत ज्यादा। हम पार्शियल प्रेशर का बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग टोटल अमाउंट अब जो बात करेंगे क्या, टोटल अमाउंट, टोटल AMOUNT, टोटल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड इज always more than that of oxygen। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा soluble है, because of its higher, दिख रहा है ना भाई? थोड़ा ऊपर कर देते हैं, because of its higher solubility। समझ में आया? याद रखना, अमाउंट ऑफ CO2 इन ब्लड इज ऑलवेज मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ इट्स हायर सॉल्युबिलिटी। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ो। अब थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, तो थिकनेस वाला बात कहाँ आएगा? वो तो सिर्फ एल्वियोलाई के लेवल पे आएगा। यहाँ तो ब्लड और उसके बीच में तो थिकनेस की बात कहाँ, यहाँ पर भी कर सकते हैं, कहीं एक जगह बात कर लेते हैं ना थिकनेस। तो सबसे पहले तो ये थिकनेस ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा कि कम? बताओ। जैसे ये क्या था, ये था तुम्हारा घरा था ना, घरा मतलब एल्वियोलाई, और ये है तुम्हारा ब्लड वेसल्स। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे इतना मोटा थिक है, दोनों के बीच में थिक लेयर है, थिक मेम्ब्रेन है, और दूसरा ये तुम्हारा घरा है, ठीक है, और एकदम ये है ब्लड वेसल्स, इसके बीच में एकदम पतला सा मेम्ब्रेन है, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो कहाँ डिफ्यूजन ज्यादा होगा? तो ये क्या हो गया, इसमें जो मेम्ब्रेन है वो क्या है? थिक है। इसमें जो मेम्ब्रेन है क्या दिखा है? बताओ, इसमें जो मेम्ब्रेन है ये क्या है? थिन है। तो ऑक्सीजन को या CO2 को यहाँ से यहाँ जाना होगा तो जल्दी यहाँ चला जाएगा, कभी क्रॉस करना, और यहाँ पर जाने में तो स्लो हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा स्लो, और यहाँ पर हो जाएगा फास्ट, स्लो डिफ्यूजन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्लो डिफ्यूजन, यहाँ पर फास्ट डिफ्यूजन हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक। तो चलो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, अच्छा सबसे पहले जाना डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बना किस चीज का होता है, ये तो तुमको समझाएं। इसको जो है इसको हटाओ इधर खोपचे में, इधर कहीं साइड में कर दो, इसको ले जाके यहाँ पे रख दो, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। चलो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे कि किस चीज का बना होता है और टोटल थिकनेस कितना होता है। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का अच्छा से डायग्राम जो एनसीईआरटी में बना है वो बना रहे हैं, तुमको देखना समझना है बहुत अच्छे से, उसका लेवलिंग, क्योंकि नीट क्वेश्चन आया हुआ है, सुनो ध्यान से। चलो तो ये भाई तुम्हारा घरा है एक अच्छा सा, ठीक है, घरा मतलब एल्वियोलाई, ठीक है सर, ठीक है? बताओ एल्वियोलाई जो होता है, एल्वियोलाई में पढ़ाए हैं एनिमल टिश्यूज में, एल्वियोलाई में कैसा है? एपिथेलियम। पहले तो सिंपल उसमें स्क्वामस, ठीक है? तो सिंपल स्क्वामस, तो इसको बना देते हैं इस तरह से, सिंपल स्क्वामस फ्लैट सेल, ठीक है, बना दिए, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ पर क्या बनाएंगे, ये एल्वियोलाई है, एक्सचेंज ना होना, ब्लड कैपिलरी जो होगा, ये ब्लड कैपिलरीज
इसको रेड से बना दें, इसको रेड से बना देते हैं। यह है ब्लड कैपिलरीज। ये है ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो ये ब्लड कैपिलरीज पढ़ा था ना, इंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, सबसे अंदर वाला लेयर, वो भी बना होता है सिंपल स्क्वामस का, पढ़ा था ना। सिंपल स्क्वामस का काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, बोला था डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ये सब बनाने के लिए काम आएगा, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये क्या बनाए? ये बनाए हैं एक एल्वियोलस। क्या बनाए? एल्वियोलस। समझ में आ रहा है? और ये क्या हो गया? ये हो गया उसका कैविटी, एल्वियोलर कैविटी। एल्वियोलर कैविटी। ये क्या बनाए बोलो तो? ये है ब्लड कैपिलरीज। कहाँ का? लंग्स के आसपास। तो पल्मोनरी कैपिलरीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पल्मोनरी। दिख रहा है भाई? पल्मोनरी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है तुमको? हाँ दिख रहा है। पल्मोनरी कैपिलरीज, कैपिलरीज, पल्मोनरी कैपिलरीज, ठीक है। चलो, तो पल्मोनरी कैपिलरीज है। तो ये, और ये क्या बताओ? ये क्या है? तो ये उसका हो गया स्क्वामस एपिथेलियम, है ना। तो ये हो गया स्क्वामस, स्क्वामस एपिथेलियम जानते हैं ना, सब सिंगल होता है, तो सिंगल लेयर होगा। ये सिंपल होता है ना, ये सब सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है लंग्स के एल्वियोलाई में, इसलिए सिंगल लेयर। ये क्या है बताओ? ये क्या है? ये क्या है? ये ब्लड वेसल का इंडोथेलियम है, ठीक है। इंडोथेलियम, इंडोथेलियम मतलब वो भी क्या है? सिंपल स्क्वामस ही है, सिंपल स्क्वामस ही है, लेकिन उसका स्पेशल नाम हो जाता है इंडोथेलियम, ठीक है। ये भी सिंपल स्क्वामस ही है, सिंपल स्क्वामस, ठीक है। ये भी सिंगल लेयर ही है, सिंगल लेयर ही है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? इसमें ब्लड होगा सर बहुत सारा, ठीक है। और ये क्या है? ये ब्लड वेसल्स, आरबीसी है, ब्लड वेसल के अंदर आरबीसी है। ये क्या है? आरबीसी है, आरबीसी ब्लड वेसल्स, समझे कि नहीं समझे? चलो समझ तो गए सर, ठीक है। तो अब बताओ ऑक्सीजन गैस को कहां से कहां जाना? तुमको याद है क्या पर आया था कि इसको हमें एपिथेलियल टिश्यू जो होता है रेस्ट करता है किस पर बताओ? एपिथेलियल टिश्यू है तो रेस्ट करता है किस पर बताओ? किस पर? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये एपिथेलियल टिश्यू है व्हाइट वाला, तो इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा ना, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन इस तरह से बना है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, समझ रहे हो? और ये रेड वाला ये ब्लड वेसल का ये भी क्या है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, एपिथेलियल टिश्यू है ना, तो इसका भी यहाँ पर होगा क्या? इसका भी होगा क्या? बेसमेंट मेम्ब्रेन, समझ रहे हो? समझ लो, ऊपर कुछ उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन, नीचे कुछ इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन, समझ में आ रहा है? समझे कि नहीं समझे? तो ये जो एरिया हुआ इतना सा, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या है? टोटल थिकनेस को हम लोग बाद में लिख लेंगे, कहीं पर इसको हटाएंगे तो उसको लिखेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। वो क्या है? बेसमेंट, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, समझ में आया? बेसमेंट मेम्ब्रेन किसने बनाया? दोनों, ये एल्वियोलर एपिथेलियम में भी और ब्लड वेसल के इंडोथेलियम में, समझ में आया? अब बताओ, अगर यहाँ है ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को जाना है इस ब्लड में, है ना, यहाँ ऑक्सीजन को आना है, जो कि आरबीसी ऑक्सीजन को लेता है, तो इसको क्या क्या क्रॉस करना पड़ेगा बोलो तो? पहला नंबर आप बोलिएगा सर, पहला नंबर इस लेयर को क्रॉस करना होगा, ये एल्वियोलस के स्क्वामस एपिथेलियम को, पहला नंबर ये स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलस। दूसरा किसको क्रॉस करना होगा? इस बीच को सर, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होगा। तीसरा किसको क्रॉस करना होगा? ये वाला लेयर को, तब ना ऑक्सीजन। तो तीसरा किसको? एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल। ये 3 लेयर को क्रॉस करना पड़ेगा, समझे कि नहीं समझे? पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक। तो यही हो जाएगा, इसी तीनों का बना होता है, इन तीनों को मिलाकर के बोलते हैं 1, 2 और 3। तो इन तीनों को मिलाकर के हम लोग बोलते हैं क्या? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या हो गया? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन हो गया 1 + 2 + 3। समझ में आया? यस। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा क्या? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, किस चीज का बना है बताओ? पहला स्क्वामस, स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। दूसरा बताओ, दूसरा लास्ट वाला पहले लिख लेते हैं क्या? इंडोथेलियम, इंडोथेलियम, इंडोथेलियम ऑफ, इंडोथेलियम ऑफ क्या लिखेंगे? ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज के बीच का जो इंडोथेलियम था। तीसरा क्या लिखेंगे? दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन था, एंड
बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन था, ये तीनों मिल करके बनाया है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। समझे कि नहीं समझे? तो तुमको लग रहा है बहुत मोटा होगा सर, बहुत मोटा नहीं होगा। देखो यहाँ पर ये तुमको देखने में लग रहा है कि इतना मोटा है, ठीक है, लेकिन कि अगर मैं इसको छोटा, ये तो हम लोग ऐसे समझने के लिए ये डायग्राम बनाए, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, बहुत मेम्ब्रेन का थिकनेस बहुत कम होता है, ठीक है। ये तीनों को मिला करके टोटल थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज लेस देन क्या 1 सेंटीमीटर, नहीं, ये मिलीमीटर से भी कम होता है, लेस देन 1 मिलीमीटर। समझ में आया? याद रखना क्वेश्चन आएगा, तीनों को मिला करके भी 1 मिलीमीटर से भी कम होता है। समझे? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो अब क्या करना था यहाँ पर? अच्छा, ये डायग्राम तो तुमने बना लिया है, ये देख लिया है, हो खत्म हो गया। हाँ, इतना ही था। ओ माय गॉड। चलो भाई, तो एनसीईआरटी फटाफट देख लें क्या? कुछ छूटा हुआ एनसीईआरटी में देख लेंगे। चलो आते हैं इस पर। तो ये है एनसीईआरटी। तो देखो ये जो है भाई क्या है, ये तो हम लोग पढ़ लिए थे पहले लेक्चर में, क्या ब्रीदिंग एक्शन इंट्रो वाला पार्ट हो गया था, है ना, कि ब्रीदिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है, ब्रीदिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है। कलर चेंज करना पड़ेगा सर, कलर चेंज ये वाला यूज कर लेते हैं ना सर। ब्रीदिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ये सब हो गया था। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स सब लोग हम लोग पढ़ लिए थे पहले लेक्चर में, पढ़ लिए थे ना। चलो ठीक है, आगे ये सब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग सब फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, साउंड बॉक्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, ये सब डायग्राम अच्छा से डिटेल में कर लिए थे ना। यस सर। चलो उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? अच्छा, ये सब तो पहले ही लेक्चर में हो गया था। कौन कौन सा स्टेप्स होता है ये तो आज भी बताए हैं तुमको, है ना। ब्रीदिंग, पल्मोनरी, फिर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, कहाँ पर एल्वियोलर मेम्ब्रेन, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है, ठीक है, फिर कहाँ पर टिश्यू लेवल पर होता है, फिर यूटिलाइज हो जाता है। फिर दूसरे लेक्चर में यहाँ से लेक्चर 2 स्टार्ट हो गया था, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पर लिए थे, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन सब हो चुका है, ठीक है। ये जो है डिटेल में हम लोग पढ़ लिए थे लेक्चर नंबर 2 में, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। ये क्या है, ए वाला इंस्पायरेशन का है, बी वाला एक्सपायरेशन का है, सब पढ़ लिए थे लोग डिटेल में। फिर लेक्चर 2 में रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज भी पढ़ लिए हैं लेक्चर 2 में, ठीक है। ये सब जानते हैं, टाइटल वॉल्यूम, आईआरवी, एआरवी, कोई नहीं पढ़े हो तो जाओ यार देख लेना, ठीक है। ये सब वॉल्यूम हम लोग, रेसिडुअल, इंस्पायरेटरी, ये सब कैपेसिटीज भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक होता है यहाँ से स्टार्ट, कहाँ से? तो ये है आज का टॉपिक, लेक्चर नंबर 3, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। चलो भाई, चलो तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ लेंगे। चलो तो देखो यहाँ पर क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट्स, बोला ना, पहले साइट्स पर आते हैं। प्राइमरी साइट्स क्या है? एल्वियोलाई क्या है? प्राइमरी साइट्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोलाई में होता है, और कहीं होता है क्या? एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो टेक्स प्लेस इन, कहां? बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड और टिश्यू के बीच में, याद है ना डायग्राम। चलो, ऑक्सीजन एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दीज साइट्स, मतलब ये दोनों जगह एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और CO2 का। कौन से प्रोसेस है? ये इंपॉर्टेंट है, कौन से प्रोसेस है? सिंपल डिफ्यूजन से होता है। चलो, अब सिंपल डिफ्यूजन किस पर बेस्ड होता है? बोले थे 3 फैक्टर, तो मेनली बेस्ड ऑन क्या? पहला प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, पहला पॉइंट प्रेशर ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दूसरा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, तीसरा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एज वेल, तीसरा थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। ये 3 चीज पर डिपेंड करता है डिफ्यूजन। कोई दिक्कत है? सब समझा दिया। चलो आगे चलो, इन्वॉल्व इन द डिफ्यूजन, एक चीज लिख दें क्या वहां पर? कहां पर? थिकनेस वाला कहां गया? थिकनेस वाले में एक चीज हम लोग को यहाँ पर लिख लेना चाहिए, क्या है? थिकनेस ज्यादा होगा तो, एक बार मैं सेव कर लूं, सेव कर लेता हूँ। कौन से पेज पे आना था? यहाँ पर थिकनेस ऑफ, हाँ क्या बोला? थिकनेस ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन कम होगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन, थिकनेस ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन कम होगा। समझे कि नहीं समझे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये बात हो गया। हम लोग क्या देख रहे थे? यहाँ देख रहे थे, हाँ इस पेज पर। चलो इतना बात हो गया। इन्वॉल्व इन द डिफ्यूजन आर आल्सो इंपॉर्टेंट, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये सब तीनों था, ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्टर था, ये तीनों। चलो जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट कर सकता है, कम ज्यादा कर सकता है। आगे चलो, अब देखो यहाँ पर पहला पहला पढ़ाना शुरू कर दिया, क्या? पार्शियल प्रेशर के बारे में। तो बोला प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस, इंडिविजुअल गैस, अकेला गैस, कहां पर? इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस, इसी को क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। समझ में आया? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? PO2 लिखेंगे ऑक्सीजन के लिए, PCO2 लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की। दिख रहा है ना भाई? दिख तो रहा है क्या? ठीक है। partial pressure of these two gases in the atmospheric air and two sides, atmospheric air two side मतलब एक एल्वियोलाई के साइड पे और टिश्यू के साइड पर। two sides of diffusion are given in the table, इस टेबल में देखो दिया हुआ है, and in the figure, फिगर में भी वो जो फिगर हम लोग बनाए थे वो भी दिया हुआ है। डेटा गिवन इन द टेबल, जो भी डेटा दिया है देखो। रेस्पिरेटरी गैसेस कहाँ? हाँ ये O2 है और CO2 है। ये 159, 0.3, 104। देखो ये क्या लिखा है? डीऑक्सीजनेटेड में 40 होता है और ऑक्सीजनेटेड में 95 होता है, टिश्यू में भी 40 होता है। समझ में आया? इसको मत देखना, हम जो टेबल लिखवाए वो याद करना, तो इसके फिर मत उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ठीक है। एल्वियोलाई में CO2 40 होता था, मैंने भी बताया था। ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड लिखा है तो 45 हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड में 40 हो जाएगा, टिश्यू में 45। ठीक है। तो हम लोग देखे थे ऐसा था सब जगह, इस तरह से कॉम्बिनेशन बना हुआ था कि ऑक्सीजन बाहर से अंदर 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 टिश्यू तक आते चला गया और CO2 टिश्यू से बाहर तक चला गया, ऐसा डिफरेंस ही बना था। वही बात लिखा हुआ यहाँ पर एनसीईआरटी में। क्या लिखा हुआ यहाँ पर? डेटा गिवन इन द टेबल क्लियरली इंडिकेट्स अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड। ऑक्सीजन कहां से आया? पहले तो बाहर से एल्वियोलाई में आया, एल्वियोलाई से ब्लड में आया। ठीक है। और फिर ब्लड से टिश्यू में चला गया। समझे कि नहीं समझे? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सब बता दिया। चलो इतना बात हो गया, ये सब तो तुम्हें समझा ही दिया गया। चलो यही डायग्राम का बात कर रहा है। ठीक है। एनसीईआरटी का जो हम लोग बना करके पढ़े थे। ठीक है। देख लो यही है, यहाँ O2 104 है और यहाँ पर 40 है। समझे? और यहाँ पर ये कितना है? यही ना गया है, इधर यही गया है यहाँ। तो यहाँ कितना है? O2 40 है, तो 40 से O2 तो यहाँ आएगा ही, CO2 तो बाहर जाएगा। समझे? इसका नाम पल्मोनरी वेन है, इसका नाम पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है। इसका नाम सिस्टमिक वेन है, इसका नाम सिस्टमिक आर्टरी है। इसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, में होता है डीऑक्सीजनेटेड, सब कुछ पढ़ा दिया तुमको भाई। ठीक है। ये है एल्वियोलस, ये हवा गया बाहर तो एक्सपायर्ड, ये आया तो इंस्पायर्ड। ये यहाँ पर ये क्या करेगा? CO2 बना कर रखा दे देगा, ऑक्सीजन ले लेगा। ठीक है। इसमें कितना होता है? 95 और 40, सब तुमको बता दिया। ठीक है। समझ में आया ना? तो तुमको पता चल गया इस तरह से प्रेशर का डिफरेंस इस तरह से है कि ऑक्सीजन बाहर से अंदर 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 यहाँ आते जा रहा है, CO2 अंदर से अंदर बाहर चला जा रहा है। चलो इतना बात तो हो गया। ये क्या हो गया? चलो अब आगे हम लोग को करना है, क्या करना है? चलो तो क्या बोला है? ये तो देख लिया ना डायग्रामेटिक। ये था डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का एक्सचेंज दिखाया था कहां पर? एल्वियोलाई पर, और एल्वियोलाई एंड बॉडी टिश्यू दोनों जगह पर। ठीक है। विथ ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। चलो आगे चलते हैं। इस तरह से देखोगे कि ग्रेडियंट उसी तरह से ऑक्सीजन का जैसा उसी तरह ग्रेडियंट कार्बन डाइऑक्साइड के लिए टिश्यू से लेकर के बाहर जाएगा। सिमिलरली क्या बोला था? ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब CO2 का यहाँ नीचे से बाहर की तरफ, ऑक्सीजन का बाहर से अंदर की तरफ, इसलिए लिखा अपोजिट। दैट इज फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड। देखो टिश्यू से ब्लड और फिर ब्लड से एल्वियोलाई एंड ब्लड टू एल्वियोलाई। समझे कि नहीं समझे? चलो एज द सॉल्युबिलिटी देखो लिखा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25। पहला टॉपिक खत्म कर दिया, पार्शियल प्रेशर। दूसरे पर आ गया 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, इसीलिए अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस अगर सेम होगा तो भी कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन ज्यादा होगा। ठीक है। मच हायर एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन, 20 से 25 गुना ज्यादा होगा। आगे चलो, खत्म हो गया। अब तीसरा टॉपिक पर आ गया। ये दूसरा था, ये दूसरा टॉपिक था, मतलब क्या? सॉल्युबिलिटी का बात कर लिया एनसीईआरटी, सॉल्युबिलिटी। और तीसरा टॉपिक यहाँ पर आ जाओ। अब तीसरा बात हो रहा है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन का, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है। चलो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज
डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर, 3 मेजर लेयर है। कौन कौन सा? थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, देख रहे हो, ये पहला हो गया, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर पहला हो गया। चलो दूसरा, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज, ठीक है, ये दूसरा हो गया। कहाँ एंडोथेलियम ऑफ, ये लिखा है, ये दूसरा एंडोथेलियम, ये हो गया दूसरा, उधर भी हो गया, इधर भी हो गया दूसरा, ठीक है। तीसरा हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट सब्सटेंस लिखा है ना, तीसरा बेसमेंट सब्सटेंस, बेसमेंट सब्सटेंस ब्रैकेट वाला को भी छोड़ रहे हैं, बेसमेंट सब्सटेंस इन बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में बेसमेंट, ये तीसरा बात हो गया, बेसमेंट दोनों के बीच में, देख रहे हो ना। चलो ये हल्का सा ये येलो कलर का जो इसमें दिखाया है, ये है बेसमेंट, ठीक है। ये तो देख रहे हो, ये क्या है, ब्लड कैपिलरी है, याद रखना, अभी लेबलिंग पूछा जाएगा सबको। ये क्या, अच्छा से देख लो, आंख खोल के क्वेश्चन पूछेंगे। ये है आरबीसी, ये क्या है देख लो, एल्वियोलर कैविटी, ठीक है। और ये देखो क्या है, और कुछ है, और तो कुछ नहीं। चलो आगे चलो, ब्रैकेट में क्या लिखा है, कंपोज्ड ऑफ अ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस, इस स्क्वामस एपिथेलियम को सपोर्ट करने के लिए, एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम, और एंडोथेलियम बोले तो दोनों का बेसमेंट मेम्ब्रेन मिला हुआ है, एंडोथेलियम का भी बाहर की तरफ और स्क्वामस का भी अंदर की तरफ, दोनों मिलकर बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाया। चलो आगे, हाउएवर इट इज टोटल थिकनेस इज मच लेस, बहुत सारा कम है, कितना, 1 मिलीमीटर से भी कम, लेस देन मिलीमीटर। देयरफॉर ऑल फैक्टर्स इन आवर बॉडी, तो इससे पूरा कहानी हमको पता चल गया क्या, कि पार्शियल प्रेशर का भी डिफरेंस इसी तरह से है कि ऑक्सीजन बाहर से, पहले तो एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से फिर किसमें, कैपिलरीज में, कैपिलरीज से फिर टिश्यू में चला गया, और CO2 टिश्यू से ब्लड में, फिर ब्लड से बाहर चला गया, लंग से होकर, समझ में आया। थिकनेस भी ज्यादा नहीं है, तो बहुत अच्छे से जल्दी से क्रॉस हो गया। सारा फैक्टर है फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कहां से हो सकता है, एल्वियोलाई से टिश्यू की तरफ, और CO2 का कहां से, एंड दैट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू से एल्वियोलाई की तरफ, समझ में आया, खत्म। चलो भाई, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कर दूं थोड़ा छोटा, चलो 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 चलो, इसको भी कर दीजिए सर छोटा। चलो ये सब बात हो गया, और क्या है, चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस जल्दी से करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी दे दो, तो भाई क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दे दो। ये क्वेश्चन नंबर 1, बोलो व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर, बोलो व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, बताओ एटमॉस्फेयर में पूछा है, तो ऑक्सीजन कितना होता था, 159 होता था, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता था, 0.3, कहीं पर है देख लो, PO2 159 और PCO2, पहला ही ऑप्शन है। अपना क्वेश्चन आप आंसर बनाएंगे, मेरा पॉज करेंगे, अपना आंसर डालेंगे, तब मेरा देखेंगे, समझ में आया, तभी पढ़ने का कोई फायदा होगा। चलो आगे चलते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द PO2 एंड PCO2, अच्छा से सुन के, अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द, तुमको लगेगा सेम ही क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक एयर में क्या होगा, ये पूछा है, एज कंपेयर टू दोज इन एल्वियोलर एयर, एल्वियोलाई के कंपेयर में पूछा है, समझ में आया, समझ में आया। अब आंसर, ये एल्वियोलाई हो गया और ये एटमॉस्फेयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है। यहाँ O2, यहाँ O2 और CO2, O2 कितना था 159, CO2 कितना था 0.3, एल्वियोलर एयर, यहाँ पर O2 कितना था, O2 था 104, CO2 कितना था, CO2 था 40, समझ में। अब क्वेश्चन देख, चलो क्या बोला है, व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर इन द एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेयर में पूछा है तुमको, ठीक है, लेकिन कंपेयर किससे करना है, कंपेयर करना है एल्वियोलर एयर, एल्वियोलर से, बताना आंसर कहाँ का है, आंसर तुमको कहाँ का देना है, एल्वियोलाई वाला देना है कि एटमॉस्फेयर वाला, क्वेश्चन फिर से करो, बोला व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर टू एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेयर का आंसर तुमको देना है। चलो यहाँ क्या है, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन यहाँ 104, 100 ज्यादा, तो ये क्या हुआ, हाई हो गया, हाई, और यहाँ है CO2 40 है, यहाँ कम, तो ये हो गया लो, हाई और लो, समझ में देख लो, तो ऑक्सीजन ज्यादा है, CO2 कम है, तो बोला PO2 इज हायर एंड PCO2 इज लेसर, तो पहला ही आंसर हो गया मेरा, समझे। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दो, द करेक्ट वैल्यूज of PCO2 in millimeter of mercury in pulmonary veins and systemic veins, चलो आंसर दो, अच्छा क्वेश्चन,
अच्छा क्वेश्चन है, कान खोल के देख लो, कान खोल के देख लो बोले, आँख खोल के नहीं देखना, कान खोल के देखना। चल बताओ आंसर। द करेक्ट वैल्यूज ऑफ PCO2 कहाँ पूछा है? इन पल्मोनरी वेन। सबसे पहले पल्मोनरी वेन अच्छा से दिमाग में ला लो, पल्मोनरी वेन क्या होता है सर? अच्छा, लंग्स के बाद जो प्योर हो जाता था सर ऑक्सीजन, वो लेकर के आता था और हार्ट में डाल देता था, प्योर हुआ है, वेन में प्योर है सर। हाँ, अब क्या पूछा है? अब पूछा है CO2, तो प्योर वाले में CO2 तो 40 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है सर। फिर क्या पूछा और? हाँ, PCO2 इन पल्मोनरी वेन। अच्छा, ये पल्मोनरी वेन में तो पता चल गया। एंड सिस्टमिक वेन, अच्छा सिस्टमिक वेन क्या था सर? सिस्टमिक वेन ऐसे पूरा कहानी आता था, इस तरफ जो ज्यादा था ऊपर, वो था सिस्टमिक वेन। सिस्टमिक वेन उसमें तो इम्प्योर ज्यादा था, तो 45 हो जाएगा। सिस्टमिक वेन में 45 हो जाएगा। 40 और 45 कहीं है? यस, 40 एंड 45, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया बाबू? अरे भाई ये है, ये तुम्हारा घड़ा था, यहाँ से ये जो गया था तुम्हारा हार्ट में, ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? और यहाँ से जो निकला था, ये क्या है? ये है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा? ये है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कौन सा है? पल्मोनरी, ये है तुम्हारा पल्मोनरी वेन, और ये है तुम्हारा सिस्टमिक वेन। समझ में आया? तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलो भाई 4 का आंसर दे दो। द डिफ्यूजन रेट ऑफ गैसेस अक्रॉस, डिफ्यूजन रेट ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन इज, एल्वियोलर मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन जो होता है गैस का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस, थिकनेस का डायरेक्टली, थिक जितना होगा उतना जल्दी डिफ्यूज करेगा। गलत, अभी बताए थे इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। हाँ एकदम सही बात है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा तो डिफ्यूजन ज्यादा, सही है। अच्छा ये भी लिखा है बाप, रुक जा भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस, हाँ यही तो पढ़ा है, ये भी सही है सर, ये भी सही है सर। तो हो जाएगा 2 एंड 3, सॉरी 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा, समझे? चलो ठीक है, चलो इसका क्वेश्चन का आंसर दो। बोला द फिगर गिवन बिलो, फिगर भी दिखाते हैं, पहले क्वेश्चन देख लो। सो द स्मॉल पार्ट ऑफ द ह्यूमन लंग वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, ह्यूमन लंग का कुछ बात दिखाई। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन बिलो वन पार्ट ABCD इज करेक्टली आइडेंटिफाई, कौन सा करेक्ट है? नीट का आया क्वेश्चन है 2011 में, ठीक है। चलो भाई पहले तुम डायग्राम ही देख लो, ये है तुम्हारा डायग्राम, देख के ABCD को पहले पहचान लो तुम, ठीक है भाई, ABCD को पहचान लो, उसके बाद बात करना, पहचानो जल्दी से, ठीक है। चलो क्या है, ए क्या है? ए क्या है? एल्वियोलर कैविटी। ए बराबर हो गया ALVEOLAR, एल्वियोलर कैविटी, ठीक है। चलो बी को पहचानो, बी क्या है? देखो ये गोलका वाला ऐसे दिखाई, ये RBC है, तो बी बराबर हो गया RBC। ये डी क्या है? दोनों के बीच में है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। सी क्या है? सी ये कैपिलरीज है, ठीक है, ये ब्लड का कैपिलरीज है, तो ये क्या हो गया? ब्लड कैपिलरीज, समझ में आ गया? ये चार, अब देख लो आगे देख लेते हैं क्या है, पहचान लिया ना, ए एल्वियोलर कैविटी हो गया, एल्वियोलर कैविटी है या नहीं, कैविटी बीच में है, ये इसके बारे में बात कर रहा है क्या? एरो तो दिया ही नहीं कहीं, इसी के बारे में बात कर रहा होगा, देख लेते हैं। चलो क्या बोला है? बी के बारे में बोला है रेड ब्लड सेल, ठीक है, बी रेड ब्लड सेल है, देखो बी वाला रेड सही तो है। आरबीसी का काम क्या था? ऑक्सीजन को कैरी करना, ठीक है, यह यहाँ से एल्वियोलाई के पास है तो ऑक्सीजन लेके जाएगा ना, तो ये क्या लिखा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 मेनली, नहीं गलत, मेनली ऑक्सीजन। सी वाले को बोला आर्टेरियल कैपिलरी, ठीक है, पासेस ऑक्सीजन टू द टिश्यू, अच्छा आर्टेरियल कैपिलरी। सी को देखो, सी कहाँ है? सी कैपिलरी है, ऑक्सीजन देता है टिश्यू को, नहीं यहाँ पर क्या होता था यार, यहाँ जो होता था, यहाँ जो होता था CO2, यहाँ जो होता था CO2, ये किसमें जाता था? CO2 जाता था एल्वियोलाई में, इसमें CO2 था ना, ये जाता था एल्वियोलाई, और ऑक्सीजन ये खुद लेता था। ये वाला कैपिलरी नहीं टिश्यू को देता, वो तो टिश्यू लेवल पे होगा, ये एल्वियोलाई की बात हो रहा है, समझ में आ रहा है? ये ऑक्सीजन तो खुद लेगा, ये वाला कैपिलरी देता नहीं है, ये लंग्स के पास है ना, ये तो लेता है ऑक्सीजन। क्या बोला है? आर्टेरियल कैपिलरी, ये तो सही है, लेकिन ये गलत है, पासेस ऑक्सीजन टू द टिश्यू, टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं दे रहा है। ए वाला बोला है एल्वियोलर कैविटी, सही है, मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी, एकदम सही है, तो ए वाला एल्वियोलर कैविटी भी था, ए वाला एल्वियोलर कैविटी था, यहीं पर तो एक्सचेंज होता है, सही है लग रहा है। आगे चलो, डी वाला क्या है? कैपिलरी वॉल, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 टेक्स प्लेस हियर, डी वाला कैपिलरी वॉल, डी वाला कैपिलरी का वॉल है, डी वाला तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, कैपिलरी का वॉल का के लिए होगा।
गलत है, तो सी नंबर इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। एल्वियोलर कैविटी इज द मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस। समझ में वही ना एक्सचेंज होता है। चलो आगे चले, चलो बता दो एसर्शन रीजन, पॉइंट देख लो भाई जल्दी से। ये एसर्शन रीजन, ठीक है, 2 क्वेश्चन को एसर्शन रीजन का देना। चलो, इफ बोथ एसर्शन एंड रीजंस आर करेक्ट, बोथ ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो वन, बोथ ट्रू नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो ऑप्शन नंबर 2, एसर्शन ट्रू रीजन इज फॉल्स तो ऑप्शन नंबर 3, बोथ एसर्शन रीजन फॉल्स तो ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया, अच्छे से देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग के देख लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 आंसर दे दो फटाक से। द पैसेज स्टार्टिंग विथ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, अच्छा पैसेज, द पैसेज स्टार्टेड विथ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, तो ये वहां क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन तुमको लाना नहीं था, आज के टॉपिक का पहले टॉपिक आ गया क्या? चलो ठीक है, आ गया तो बता दो। द पैसेज, अच्छे इस पर बाद में आएंगे, पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो तुम। चलो बताओ इसका आंसर, बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ह्यूमन ब्लड ऑलवेज कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ CO2, ठीक है, ह्यूमन ब्लड ऑलवेज कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ CO2 देन ब्लड ऑक्सीजन। ह्यूमन ब्लड में CO2 ज्यादा होता है ऑक्सीजन, सही है? पढ़ाएं, हाँ पढ़ाएं, क्यों? क्योंकि सॉल्युबिलिटी की वजह से। अब क्या लिखा है, सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट ऑफ CO2 इज मोर देन O2, एकदम सही है। और इसी की वजह से ये हो रहा है, बोला जाता है कि पहले स्टेटमेंट में यहाँ पर बिकॉज लगाओ, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, अगर सही हो गया तो एक्सप्लेनेशन है। क्या बोला है, ह्यूमन ब्लड ऑलवेज कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ CO2 देन ब्लड ऑक्सीजन, एकदम सही है। क्यों? बिकॉज सॉल्युबिलिटी ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ CO2 इज मोर, CO2 का सॉल्युबिलिटी ज्यादा होता है। समझे कि नहीं समझे? तो एकदम सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। समझ में आया? इसीलिए ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया? चलो वो इससे 6 नंबर क्वेश्चन पहले क्लास का है, तुम लोग सब उसका आंसर कमेंट में डालोगे, हमारे लिए छोड़ रहे हैं। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन। चलिए तो थैंक यू, आपको कैसा लेक्चर लगा आप कमेंट में जरूर बताना, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है? ये सीरीज जो चल रहा है ये बेनिफिशियल है कि नहीं, इसको इस तरह चलाते रहो, कुछ चेंज करना है या नहीं करना है कमेंट में जरूर बताना। बाय।